रुपये था। कितना कितना इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। साथियों, इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी एड्रेस करता है। आज की जरूरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभूतपूर्व फोकस किया है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है, ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है, और ये सुपरफूड है। मोटा अनाज सुपरफूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार
हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रैता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है, इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। शुगर कोऑपरेटिव्स द्वारा 2016-17 के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है और इससे शुगर कोऑपरेटिव के ऊपर जो 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सर पर डाल के गई थी, उन 10,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मेरी शुगर कोऑपरेटिव को होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। भाइयों और बहनों, खेती हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं। इसलिए बीते वर्षों में हम कर्नाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। 2014 से पहले के 5 वर्षों में कर्नाटका में रेलवे का बजट कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए था, जबकि इस वर्ष कर्नाटका में रेलवे के लिए 7,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस वक्त कर्नाटका में रेलवे के लगभग 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण कर्नाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेळगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहां सुविधाएं तो अधिक हुई है, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटका के अनेक स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है। लोंदा घाटप्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा। इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम शुरू हुआ है, वे भी इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क को सशक्त करेगी। बेळगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा सेंटर है। ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से
इन सेक्टर्स को भी लाभ होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार तेज विकास की गारंटी है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण जल जीवन मिशन है। साल 2019 तक कर्नाटका के गांवों में सिर्फ 25% परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटका में नल से जल की कवरेज डबल इंजन सरकार के कारण, हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारण आज कवरेज 60% से अधिक हो चुकी है। यहां बेलगावी के भी 2 लाख से भी कम घरों में नल से जल आता था। आज ये संख्या 4.5 लाख पर पार कर चुकी है। हमारी गांव की बहनों को पानी के लिए भटकना न पड़े, सिर्फ इसी के लिए ही इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार समाज के हर उस छोटे से छोटे वर्ग को सशक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूद नहीं ली थी। बेलगावी तो कारीगरों, हस्तशिल्पियों का शहर रहा है। ये तो वेणुग्राम यानी बांस के गांव के रूप में मशहूर रहा है। आप याद कीजिए, पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बांस की कटाई पर रोक लगा दी थी। हमने कानून बदला और बांस की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दिए। इसका बहुत बड़ा लाभ बांस का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है। बांस के अलावा यहां दूसरे क्राफ्ट का काम भी खूब होता है। इस वर्ष के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। साथियों, आज जब मैं बेलगावी आया हूं तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था।
ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। साथियों, जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। डबल इंजन सरकार की नीयत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है। इसलिए हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। कर्नाटका के देश के विकास को गति देने के लिए हमें यूं ही आगे बढ़ना है। सबका प्रयास से ही हम देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे। और मैं आज यहां कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से पूरे रास्ते पर बेलगांव ने जो स्वागत किया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, अभूतपूर्व दृश्य था। मैं बेलगावी के कर्नाटका के इस प्यार के लिए सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, सर झुका करके उनका धन्यवाद करता हूं। आज की मेरी कर्नाटका की यात्रा भी विशेष है, क्योंकि आज सुबह मैं शिवमोगा में था और वहां पर एयरपोर्ट कर्नाटका की जनता को सुपुर्द करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का भी मौका मिला। और शिवमोगा से यहां आया तो आप सबने तो कमाल ही कर दिया। ये प्यार, ये आशीर्वाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बेलगावी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्नाटका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ना, आप जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और कर्नाटका का विकास करके लौटाऊंगा, बेलगावी का विकास करके लौटाऊंगा। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसा इलाका देश का
I think there's an opportunity for India particularly to work with the United States and others. India is has the largest vaccine manufacturer in the world. I thought if it's blowing in the wind, it's best I'm on the motorcycle. And I did 15,000 kilometers in 36 days. Rich countries have a particular obligation to exercise their investment in innovation. I believe that global business has the money and the power. Improvements in the way we understand the importance of education and healthcare. You have a greater chance of killing yourself than of being killed by any soldier or terrorist or criminal. Risk when you want to, pick up the pace if you like, slow down if you wish to. Well, as you can see, I'm doing a very simple form of exercise. It is walking, and there are many hidden benefits of walking. I'm here to tell you about all the hidden benefits of walking today. Does the sight of this overwhelm you? Are you always running out of time and can't make time to go to a gym? Do you feel worried about not getting any physical activity? Then don't, because walking even for a few minutes a day can go a long way in doing wonders for your health. It affects our heart, it affects our liver, it affects our blood pressure, it affects our muscles, it affects our bone, it affects our brain, it affects our coordination, it affects our psyche. Walking releases endorphins, which are mood elevators. So really speaking, if you are walking every day, you are really living, otherwise you're not living at all. The benefits of walking are many, and it goes beyond getting in some physical activity in. To start with, this is a great way to boost your mental health. If you're looking to benefit from the All right, here's the latest news break coming in. CBI has got 5-day custody of Manish Sisodia. Manish Sisodia will be going back to the CBI headquarters. His lawyers had pleaded very clearly that there was no destruction of evidence and Manish Sisodia would not be a threat to the case even though he is outside. The sheer fact that he said no comments doesn't quite mean not cooperating with the CBI. But the CBI court at Rouse Avenue has now given the CBI 5-day custody of Manish Sisodia, which means that till March 4th, Manish Sisodia would be in CBI custody, which means that from the Rouse Avenue court, he'd be taken directly to the CBI headquarters at the CGO complex. All of this while protests have broken out across the country, with the Aam Aadmi Party observing what they call a dark day in democracy. Multiple press conferences that we've seen through the course of the day. The Aam Aadmi Party attacking the BJP, saying that the BJP is using agencies to get back at the Aam Aadmi Party. It's a political witch hunt. It's political vendetta. All of that right now has come to, in terms of pure legal proceedings, what has gone down at the Rouse Avenue court. It's a 5-day police custody, which is CBI custody as well. Connecting immediately to my colleague Nalini, who's joining us from the Rouse Avenue court. Nalini, would you take us through the order which was reserved and now a 5-day police custody, which is CBI custody given where Manish Sisodia is concerned? He'll be taken back to the CBI headquarters.
Yes, Preeti, that's precisely what the CBI was asking for. 5 days of custody to be granted so that they can grill him while he's in their custody, hold custodial interrogation, and hopefully get to further bottom of things of exactly what went down during the drafting and the implementation of this excise policy. So the court has agreed with the CBI that there is enough grounds made, at least on the face of it, to grant 5 days police custody to the CBI. The CBI will now have 5 days of Manish Sisodia in their custody to interrogate him, to find out exactly whether or not he was at the helm of affairs to actually introduce these changes in the excise policy as were done according to the documents that are submitted before the court. At the same time, the court, at the end of these 5 days of custody, Manish Sisodia will once again be produced before the special CBI court at Rouse Avenue, and then we have to wait and watch out for as to whether or not CBI will be asking for additional further custody or whether they'll be okay with him going to judicial custody. Remember, at the same time, another aspect that is pending is that Manish Sisodia has sought interim bail on the grounds that his wife is not keeping well, that she is having health issues, and for that medical bail should be granted to him. But for now, no bail has been granted, but it might be a point that will be taken up once again 5 days later on the 4th of March when Manish Sisodia is once again produced before the court. But for now, it's a setback coming in for him. 5 days he will have to spend in CBI custody, and this is just the beginning of the time that Manish Sisodia will have to spend in the custody till the time he is let out on bail. The CBI has got what it was asking for. There's a maximum time of 14 days for which they can keep him in custody. So hopefully if they are able to extract something valuable during the course of these 5 days, then they will have to bring forth with that evidence before the court at the end of the 5 days and tell the court exactly why they're asking for further custody. But for now, it's a small but significant win for the CBI. They will have an opportunity to interrogate the Delhi Deputy Chief Minister while he is in their custody for the next 5 days in the Delhi excise policy scam and figure out as to exactly what were the kickbacks that were received by him personally as well as Aam Aadmi Party during the drafting and the implementation of this entire excise policy. Nalini, would you stay with me? We're going to also maybe, get us details of what the order says. I want to pull in Manish Pandey, my colleague who's joining us outside the CBI headquarters for most. Manish, on expected lines, one was expecting that the CBI will get custody of Manish Sisodia. That's exactly what has happened. All right, just stay with me. Would you stay with me, Manish? Nalini's got somebody on board with her. We're cutting back to the Rouse Avenue court. Is not made out. Right. So what about the interim bail? Do you the lawyer of Manish Sisodia in the coming few days? अभी तो रिमांड है, रिमांड के बाद ही ये डिसाइड होएगा. So that, Preeti, right you have in your, that's Advocate Mohit Mathur, who was representing Manish Sisodia before the court of law, and essentially what he is saying is that he's had a long day. He's of course not giving any further comments as of now. But in your frame, you can see Mohit Mathur, who's just left the court after the hearing has been completed. We're going to go back to the courtroom and see if there are any more lawyers coming out. But what Mohit Mathur has said is that 5 days custody has been granted for now. But they're of course not viewing this as a setback because this is the legal process. This is how things are expected to pan out, and we'll see what happens in the next coming few days. All right, Nalini, stay with us. You just saw Manish Mathur there, one of the lawyers, where a battery of lawyers that Manish Sisodia's team has, not just Manish Mathur. Dayan Krishnan is also one of the noted lawyers in Delhi, is representing Manish Sisodia. But let's cut across right now. Once, we're going to go back to Nalini. But Manish Pandey joins us right outside the CBI headquarters. Anytime, Manish, I would reckon the CBI team would be bringing Manish Sisodia back to the CBI headquarters. He's going to be lodged right where you're standing, behind you, for the next 5 days at least. Well, Preeti, for next 5 days, this will be the place where Manish Sisodia will be lodged. Now, as far as the court order is concerned, what it essentially means that CBI was able to convince the court that the grounds on the basis of which Mr. Manish Sisodia was arrested and on the basis of which they were asking for his custody, that grounds were accepted by the court. And the major arguments was the destruction of evidence, the changes in the excise policy, and also how influential Mr. Manish Sisodia is. And yesterday, Preeti, when we were talking, in our conversation also, it was very much expected, as you were discussing yesterday, that CBI will be able to get custody, not only
only because this is a premier agency of the country, but also because the CBI sources were telling India Today that they have a very strong ground for arresting Mr. Manish Sisodia. Now, as far as the remand copy is concerned, some interesting points were made out by the Central Bureau of Investigation. Not only the ground that why this excise policy was tweaked, the main intention, what the CBI wanted to portray before the court was that the profit margin was raised from 5% to 12%, and it was done only to benefit the businessmen who were in liquor business. Apart from that, one more important which the CBI pointed out before the court was that Mr. Manish Sisodia's custodial interrogation is important because they need to recover certain evidence in the case, especially about a phone which he was using around January 2020. So these were the arguments made by the Manish, continue. CBI. Live visuals coming in of Manish Sisodia. People trying to get him to react. He's just got a smile on his face. I'm sorry, I'm interrupting you. I'm going to come right back to you, Manish. But visuals just filtering in. You can see Manish Sisodia there, the Delhi Deputy Chief Minister, being led out of the Rouse Avenue court, the CBI court there. He's got a smile on his face. He's wearing the same shirt that he was wearing yesterday. And he's going to be now lodged at the CBI headquarters for the next 5 days. I want to ask you, Manish, we're going to get into the order copy and the details of it. But in terms of pure protocol, is Manish allowed access to his lawyers while he is in CBI custody? What all is he allowed? What is he not allowed? Can you take us through that? Yeah, well, for that, Preeti, one has to see the entire order by the court, whether these things have been allowed or not. But generally, the lawyers are allowed to meet their client, that is, in this case, that is Mr. Manish Sisodia. They are allowed to meet their client, and once they can come to the CBI headquarters, sometimes it is twice a day, they can come and meet Mr. Manish Sisodia. Also, Mr. Manish Sisodia will be allowed to have food which is homemade, and also if there is a request made by Mr. Manish Sisodia's family that he wants to meet someone, then also that things will be allowed. So these are the general protocol which we have seen in most of the cases, but in this case we have to wait and watch that whether such requests were made by Manish Sisodia's lawyers or not. As far as the CBI is concerned, for the next 5 days it is going to be very crucial, because remember, they may have got 5 days, but also once his custody is over, again they will be asking for extension of custody. But in these 5 days, what they have done, that will be monitored by the lawyers of Manish Sisodia. For example, in 5 days, if he is being asked the proper question, if he is being well treated, also how the CBI is going to use these 5 days. For example, if from morning to evening he is only being questioned for 2 hours and 3 hours, these are the grounds on the basis of which the lawyers of Manish Sisodia will be asking that there should not be any further custody, because CBI is only doing time pass, nothing else. So CBI knows these tactics which might be used by Manish Sisodia's lawyer, and that's why for the next 5 days these are going to be very crucial for the Central Bureau of Investigation. There is a high possibility that in these 5 days CBI may confront Manish Sisodia with certain accused or witnesses in the case. They will again confront Manish Sisodia with the certain documentary evidences in the case, and also there will be a long questioning, because remember, now he is in CBI custody. Till an hour ago, he was only in CBI for questioning, but now CBI will have the power to do whatever they want within the law to question Manish Sisodia, and as they have told the court that his custodial interrogation was important to unearth the root of this alleged excise policy. Yeah, I'm going to come right back. Let's listen into all the reactions filtering in. वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोमनाथ भारती हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। We're going to cut across back to Somnath Bharti. Interesting, is he also a part of the legal team of Manish Sisodia? He seemed to be dressed as a lawyer. He is an advocate, but we're going to get back to that. But Manish, stay with me, but I want to cut across to Nalini. If we still have Nalini.
All right, we don't have Narani. We're going to try and cut across to her. But Manish, I'll come back to you. You were taking us through on how important the next 5 days are for the CBI, where the interrogation of Manish Sisodia is concerned. Today, the special judge, M.K. Nagpal, has given the custody to CBI. But M.K. Nagpal, is known to be not very kind in terms of its orders. We've seen him pass some scathing orders earlier as well. That is very true, Preeti. And, the lawyers of Manish Sisodia tried their best to defend his client, that is the Delhi's Deputy Chief Minister, Manish Sisodia. And the arguments which were presented in counter to CBI's argument by Manish Sisodia's lawyer was that when this policy was being drafted, then Manish Sisodia, as a minister, he wanted public opinion, and that is why it was sent to certain people. Also, it was LG who also had the draft copy of this excise policy. LG had Manish, interrupting you again. Aam Aadmi Party holding a press conference. Listen into Gopal Rai. और कोर्ट के सामने ये दलील रखी मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने और कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि मनीष सिसोदिया जी को रिमांड पर दिया जाए। कोर्ट ने बार बार पूछा कि जब पहली बार आपने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया वो आ गए, आपने कल बुलाया वो भी आपके पास आए, पूछताछ आपने की, 5 दिन आपको किस लिए चाहिए? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं है, बस चाहिए। आज अभी सीबीआई जबरदस्ती की केवल रिमांड लेने की जिद पर अड़ी रही। कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए दी है। जिस तरह से आज तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापा मारने के बाद सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारने के बाद कुछ नहीं मिला, गांव पे जाकर के सारा तहकीकात करने के बाद कुछ नहीं मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में सैकड़ों जगह पर छापामारी करने के बाद आज तक कुछ नहीं मिला, कल 8 घंटे की जांच पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, 5 दिन में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज जो खड़ा हो रहा है, जिन तथ्यों को, जिन बातों के आधार पर सीबीआई कह रही है कि हमने गिरफ्तारी इसलिए की कि मनीष सिसोदिया जी ने पॉलिसी में हेराफेरी करी, लेकिन सीबीआई और पूरी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार, जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है कि जिस पॉलिसी में हेराफेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? इसलिए यह सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है, और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही होती तो एलजी की भी जांच होती, एलजी को भी बुलाया जाता, एलजी का भी नाम होता, क्योंकि बिना एलजी के परमिशन के, बिना एलजी के मोहर के तो पॉलिसी नहीं फाइनल हुई। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही होती, केंद्र सरकार की मंशा होती, तो अडानी के घोटाले के भी अब तक कम से कम एक नोटिस तो जरूर निकली होती।
जांच जरूर होती। पूरा देश इस बात को आज सोच रहा है कि आज अगर अडानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त नहीं होते तो जांच अडानी की भी आज हो रही होती, सीबीआई भी चल रही होती, ईडी भी चल रही होती, सारी एजेंसियां भी अडानी के खिलाफ चल रही होती। मनीष सिसोदिया की सिर्फ एक कमजोरी है कि वो अरविंद केजरीवाल के दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी की राजनीति के खिलाफ हैं। अडानी की एक खासियत है कि वो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और उनकी सारी जो लूट की राजनीति है उसके सहभागी हैं। इस आधार पर देश में कानून, इस आधार पर देश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। हम चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन मनीष सिसोदिया की भी जांच हो रही है तो अडानी की भी जांच हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जांच हो। अगर निष्पक्ष जांच करानी है, कई भाजपा के लोग पूछ रहे हैं जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो, जांच से क्यों घबरा रहे हो। जांच से तो इस देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है। जब पार्लियामेंट के अंदर सारे सवालों के आने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग आई, प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर भी बोला, राज्यसभा के अंदर बोला, जुबान से एक भी लाइन, एक भी लफ्ज नहीं निकला कि नहीं अगर कोई गलती हुई है तो हम जांच कराएंगे। जांच से आप डर रहे हो, जांच से हम नहीं डर रहे। पहले भी सीबीआई ने बुलाया, मनीष सिसोदिया ने जाकर के सवाल का जवाब दिया। कल भी सीबीआई ने बुलाया, 8 घंटे तक पूछताछ की। आगे भी हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी करके आप दहशत अगर फैलाना चाहते हो, हम दहशत के लिए जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है। जिस तरह से इसको कुंडली मार कब्जा करके इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, एजेंसियों को अपने मुट्ठी में लेकर के जिस तरह से आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, हमने आवाज उठाई है, आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। जल्द ही हम आम आदमी पार्टी आगे की आंदोलन की रणनीति आपके सामने जो है वो घोषित करेगी और इस आवाज को हम उठाते रहेंगे। आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस अभी के बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे अभी हम खत्म कर रहे हैं। आगे के आंदोलन की रूपरेखा जल्दी आपको हम घोषित करेंगे। थैंक यू। Gopal Rai, one of the cabinet ministers in the Delhi government, addressing the press conference after Manish Sisodia was given 5-day CBI custody, saying that the protest for the day of the Aam Aadmi Party, staging a protest, walking to the BJP headquarters has ended. However, the agitation will continue. Their protest will continue and the roadmap of that will be given out in due course of time. All of that taking place, viewers, as Manish Sisodia is now going to be escorted back to the CBI headquarters. He's going to be there over the next 5 days. He's going to be questioned by the CBI. In all probability, he will get access to his lawyers, home food. What does the order copy say? I want to cut across right now to our ace reporters. Nalini is joining me. So is Shrishti Ojha. Shrishti Ojha was there while the proceedings took place. Nalini is also with me. Nalini, would you take us through on what really went down? What does the order say? Will Manish Sisodia get access to home food? Is there any fine print that you've gone through? Well, Preeti, we are still waiting for the detailed order copy to be released by the court. So unless and until the detailed order copy is out, we won't be speculating on exactly what sort of benefits, even if a few have been given to Manish Sisodia. But one thing is certain, he might his legal team, if not at any time of his choosing, but during certain hours of the day, that might be something that the CBI court has gone ahead and allowed him to do so. But at the same time, the biggest takeaway from the order is that for the next 5 days, Manish Sisodia will be spending inside CBI custody, where the CBI will be able to question him and interrogate him related to the finer aspects of the Delhi excise policy scam, more specifically related to the drafting and the implementation of the scam, of how exactly there were changes that were brought about to the final version of that excise policy that were not present in the first draft that was put forth before the court. At the same time, another aspect that Manish Sisodia's defense team has very strongly delved into is the fact that he needs to be released on interim bail because his wife is facing some sort of medical issues and her health is not doing well, because of which Manish Sisodia should be released on interim bail. His legal team is not seeing this as a setback. We just
just spoken to Advocate Mohit Mathur, who left the court premises just a few minutes back after the order was pronounced, and he is saying that this is a part of a process. A 5-day custody has been granted right now, but that doesn't mean that Manish Sisodia has lost the case. This is a long battle ahead of him, and this is just another bump in the road, and this is something that he will eventually overcome. What they're also saying is that just because Manish Sisodia has not been giving the answers that CBI wants him to give does not mean he's not being cooperative. But these next 5 days, Preeti, are going to be the defining moment for the CBI in this case, because only when they are able to extract something substantial during the course of interrogation in these next 5 days can they even expect for any further remand to be granted to them, because that is the first question that the court is going to ask them on the 4th of March when Manish Sisodia is produced before the CBI court once again. What is it that you found out in these past 5 days when he's been in your custody, when he's been under your supervision, when you've had absolutely uninterrupted time to question him as much as you want? What is it that you have come to, and what are the conclusions that you have come to? So they will have to come forth with some strong evidence against Manish Sisodia if they hope to hold him in custody for longer. Remember, it's a maximum of 14 days of police custody that can be granted to any police agency, including the CBI, from the court. So they are going to try and ensure that they maximize as much as they can of these 14 days. They don't want to spend too much time bringing him to court again and again. So they will try and seek longer custody. But at the same time, these 5 days are going to be the defining factor for the CBI, at least when it comes to Manish Sisodia's role in this case. There are several others that have been arrested. Nalini, I want to pull you in because you say that the next 5 days would be defining. But when we look in at what went down in terms of Satyendra Jain, when we see what happened with Vijay Nair, both of them for the Aam Aadmi Party, it's not that they were, as per the CBI, cooperating during the police custody while they were with the CBI. And therefore, after 14 days, they were moved, of course, to judicial custody, and then they were moved to Tihar. So do you see a similar trajectory following here as well? Yeah. Well, Preeti, if we talk about Satyendra Jain, then that's a different case altogether, because Satyendra Jain is right now facing charges under the PMLA Act, which is the Prevention of Money Laundering, and he has been arrested by the Enforcement Directorate, not the CBI in this case. But yes, similarities can be drawn with the Vijay Nair case, because Vijay Nair case also went through a similar trajectory where he was first arrested by the CBI and then subsequently by the Enforcement Directorate. But even in the CBI case, Vijay Nair has managed to secure himself bail. The only reason he's still behind bars is because he's not got the bail in the PMLA case, and that really is the crux of this whole story, Preeti. Because Nalini, do you see the ED stepping in as well? Because there is Manish's name that finds mention in the ED charge sheet. Undoubtedly, yeah. Absolutely, undoubtedly, Preeti. There is no doubt about the fact that the ED is going to swoop in. It's not a question of if, it's a question of when. Right now, Manish Sisodia is in CBI custody, so they are likely to give a little bit of leeway to CBI to interrogate and find out the finer aspects of the case. But the ED has already jumped into the investigation of this case. They've already registered an FIR on the basis of the original FIR filed by the CBI under the Prevention of Corruption Act, which is a scheduled offence for the ED to lodge an investigation. So the EDs already stepped in. They have also gone ahead and interrogated several people in this matter. So there is no doubt about the fact that the ED might move in to go ahead and arrest Manish Sisodia sooner rather than later. And the reason why that's going to be crucial is because the entire story is going to turn once ED comes into the picture. Because for Manish Sisodia to get bail in an ED case is going to be an uphill battle for him, because the burden of proof will then lie on Manish Sisodia to prove that he is innocent in this case, as against the CBI case where the burden of proof is on the CBI to prove that there is a strong case against Manish Sisodia. Nalini, I'm going to interrupt you, and the reason I'm coming in, I apologize, is let's cut across to the press conference of Gaurav Bhatia from the Bharatiya Janata Party. एजेंसी है वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं। दूसरी तरफ, और जैसे कल से हम देख रहे हैं कि एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है, जो जांच एजेंसी हैं वो ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को कानून के तहत कार्रवाई करती हैं, दूसरी तरफ कट्टर बेईमान
और अराजक अपराध पार्टी ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती। जो फैसला अभी अभी न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाला, शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। यह आदेश मौखिक तौर पे तो कोर्ट में सुनाया गया है, जैसा चैनल्स बता रहे हैं। पूरा आदेश आएगा तो इसका अध्ययन भी किया जाएगा और विधिक तौर पे जो मेरी समझ है, मैं समझता हूं ये बड़ा ही अहम फैसला है। सबसे पहले तो जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है, उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, पापी आपको भी पता है कि एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान है और आज ये आदेश आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि न्यायालय ने भी पाया है सीबीआई एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी में ले, जिससे कि पूर्ण रूप से विवेचना हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या ये कहें दूध का दूध और शराब की शराब हो जाए। जो मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष उठाऊंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और यह भी हमें पता है कि जनता की आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी जब बड़े प्रखरता से यह मुद्दा उठाती है, किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिर भी देश की जनता को यह जानने का हक है। यह लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों नागरिक जो संविधान, न्यायालय, कानून में अपनी आस्था रखते हैं, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारी नेता जो केवल कानून तोड़ना जानते हैं, चाहे वो शराब घोटाले में ऐसी नीति लाना कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के रुपए से भरे, चाहे वो कानून को तब तोड़ना कि एक आरोपी जिसको जो जांच एजेंसी है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, उसका दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में पेश करना होगा। यह हमारे देश का कानून है। पहले तो ढोंग और नौटंकी करी जाती है। आप जाते हैं
राजघाट, हम सबके आदर्श महात्मा गांधी जी, और वहां जा कौन रहा है? एक उप मुख्यमंत्री जो एक्यूज नंबर 1 है, जो एक बड़ा शराब का घोटाला करता है। इसके बाद कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है संख्या देख के कि the biggest arrest in Delhi Liquorgate probe. But what tilted